बस पूछो ना कहां से पूछते हो। ये तरीका है पढ़ने का। अगर मैं एग्जाम्पल्स दूं, जैसे आपने हिस्ट्री लिया है, ठीक है, और अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, मैं स्पेशल किसी को भी, जो भी पीसीएस पढ़ेगा वो इसी तरीके से पढ़ा जाता है। 90% को तो पीसीएस पढ़ाई कैसे जाता है यही नहीं पता होता है। क्लियर? कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे मान लीजिए हैं कि हम मौर्य काल उठाए, जैसे कि मान लेते हैं मौर्य काल उठा लिए, नहीं तो मौर्य काल जैसे उठाए तो मौर्य काल 5 भागों में बटेगा, हमेशा 5 डायमेंशंस निकलेगा हर टॉपिक का। क्लियर? तो पहला डायमेंशंस हो गया राजनैतिक स्थिति या प्रशासनिक, पहला डायमेंशंस होता है। दूसरा डायमेंशन है आपका सामाजिक, तीसरा डायमेंशन है आर्थिक, और चौथा डायमेंशन है सांस्कृतिक एवं धार्मिक। पांचवा डायमेंशन से अगर काल है, अगर किसी वंश की बात करें तो पतन, साथ साथ एक और विज्ञान और तकनीक। जैसी सांस्कृतिक में जाएंगे तो उसमें साहित्य, कला, साहित्य, कला। अब कला जैसी जाएंगे तो कई सारे, तो वास्तुकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, मूर्ति कला, ठीक है, पकड़ो, वास्तुकला, मूर्ति कला, ठीक है। और आगे बढ़िएगा तो इसी में आ जाएगा मृदभांड। आप जानते हैं क्वेश्चंस आपको यहां से पूछ देगा, और हिस्ट्री में, हिस्ट्री का अगर कोई क्वेश्चन आए तो मौर्य एक कला से आता ही आता है मेंस में, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं कि इसको फैक्ट पढ़ना शुरू कर दिए। क्लियर? अब फैक्ट पढ़ने से सिर्फ उतना ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। अब जैसे ही राजनीतिक स्थिति पढ़े, वही राजनीतिक स्थिति आगे बढ़ते हुए मौर्योत्तर काल में चले आइए, वही राजनीतिक स्थिति, वही फिर सामाजिक स्थिति, फिर मौर्योत्तर काल, इससे कंपैरिजन होता चला जाता है एक ईरा से दूसरे ईरा, एक ईरा से दूसरे ईरा। और आपका कंपैरेटिव, मैं अभिषेक कुमार मेहता, स्टडी एग्जाम, वो आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे अकबर और अशोक की तुलना बोल देगा तो उस टाइम, ठीक है, आपकी अशोक और कनिष्क से तुलना बोल दिया, तब आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव जो स्टडी है वो सबसे बेस्ट होता है, और यही तरीका है पढ़ने का। ये गलती हम लोग क्या करते हैं कि बस चैप्टर उठाए, पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि पाओ, तब तक पीछे वाला सब भूल जाते हैं। गलती हम लोगों से यही है, फाउंडेशन, क्योंकि जो फाउंडेशन में जो नया नया आया है तो उसको तो पढ़ने का तरीका ही नहीं पता होता, और जो नए जो पीसीएस तैयारी कर रहे हैं उसको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मुझे ऐसे मिले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कि वो 2-3 बार दे चुके हैं, पीटी बार बार निकल जा रहा है, पीटी बार बार निकल जा रहा है। अब उनको, क्योंकि पीटी निकल रहा है ना, अब वो जब लिखने बैठते हैं तो क्वेश्चंस ही नहीं समझ पा रहे, क्वेश्चंस ही नहीं समझ पा रहे, वो डायमेंशंस ही नहीं समझ पा रहे कि ये क्वेश्चंस कहां से निकल सकता है। आप अगर डायमेंशंस नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है पीसीएस को लेकर के। इसलिए जितने भी पॉलिटी में अब तक पढ़ाते जा रहे हैं उस सब में नए नए डायमेंशंस उभर रहे हैं कि नहीं उभर रहे? हर जगह डायमेंशंस, और नहीं डायमेंशंस है तो आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, बस पढ़ते ही जाइए, सिलेक्शन प्रक्रिया के हिस्सेदार नहीं बन पाएंगे। क्लियर? इसीलिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है टॉपिक वाइज, और टॉपिक का डायमेंशन जितना ज्यादा आप निकालते चले जाइए।
अगर मैं पॉलिटी की बात करूं कि पॉलिटी कैसे पढ़ेंगे, और कोई भी, मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और मैंने पढ़ाया है ना। अब फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, अब फंडामेंटल राइट्स को कैसे पढ़ेंगे, तो आप देखिए इसका सबसे पहले परिचय है क्या, इंट्रोडक्शंस क्या होता है, प्रकार, ये बेसिक चीजें, ये सब पढ़ रहा है, ये हर कोई पढ़ रहा है फंडामेंटल राइट्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा इसका प्रकार कितना है, इसके बाद इसमें देखते हैं विवाद या चर्चा में क्यों है, किस विचार से प्रभावित है। अब यहां पर क्वेश्चंस पीटी में ये पूछेगा, मेंस में ये पूछता है, क्लियर। और इसको अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके समक्ष समस्या है, क्लियर। और वही चीज ना हम लोग नहीं करते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब केशवानंद मामले को पूछ देगा फंडामेंटल राइट से, ठीक है, आपसे पूछ देगा प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट से पूछ लेगा, ट्विटर वाली समस्या जो वर्तमान में चल रही वो फंडामेंटल राइट से पूछ देगा, नहीं, मॉब लिंचिंग वाली समस्या फंडामेंटल राइट से पूछ देगा, आरक्षण वाली चीजें फंडामेंटल राइट से जुड़ जाता है, पंथ निरपेक्षता फंडामेंटल राइट से जुड़ जाता है। जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं सोचिए, जितना ज्यादा सोच सकते हो सोचिए, निगेटिव पॉजिटिव जितना उसका नकारात्मक सोच सकते हैं सोचते चले जाइए, क्लियर। आपका टॉपिक इतना आसान हो जाएगा। और फाउंडेशन वाले के पास समय है, फाउंडेशन वाले के पास समय होता है कि वो आसानी से उसको कवर कर सकता है। टारगेट वाले के पास समय कम है, वो तो पहले से पढ़ा हुआ है, उसको यहां पर नहीं जाना है, उसको तो सिर्फ यहां फोकस करना है। अगर मैं करंट अफेयर्स बात करूं कि कोई चर्चा किया था कि अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है हेल्थ कार्ड का, अभी घोषणा किया है ना कि सबके लिए एक हेल्थ कार्ड बनेगा, है ना। अगर हेल्थ कार्ड अर्थात वन नेशन वन हेल्थ कार्ड से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब कई प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। ये सिर्फ वन हेल्थ कार्ड, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया है, इस डेट को घोषणा किया है, नथिंग। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ये बनता है कि पहला तो इसका परिचय, स्वास्थ्य के विकास में इसकी भूमिका, स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में इसकी भूमिका, प्राइवेसी पर कहीं जोर, तो प्राइवेसी कहीं खत्म तो नहीं हो जाती है, क्योंकि हम अपना आईडी दूसरे को बताएंगे, डॉक्टर को बता रहे तो हमारी प्राइवेसी तो कहीं समाप्त नहीं हो जाती है। हा? इसके समक्ष चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्लियर। एक से कई क्वेश्चंस निकल जाते हैं और गलती हम लोग सिर्फ ये पढ़ करके छोड़ देते हैं। 90% यही करते हैं ना, गलती तो यही करते हैं ना। और हमें लगता है कि हम करंट अफेयर्स, तो चुनौतियां हैं तो इसका समाधान ढूंढेंगे ना आप, तो यहां समाधान। और क्यों आया, तो ये वर्तमान में इसकी भूमिका, तो कैसे वर्तमान में इसकी भूमिका, तो कोरोना के दौर में है, नहीं, सरकार द्वारा उपाय क्या किए जा रहे हैं। कोई भी टॉपिक इसी आधार पर ही पढ़ा जाता है, इसीलिए मैंने कहा ना, स्ट्रेटजी अगर आपके पास है आप निकल जाइएगा, स्ट्रेटजी नहीं है आप पढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे पीटी निकालना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, पीटी निकालना, जो बैठ रहे हैं इस बार उसके लिए पीटी निकालना, क्या टॉपिक है पीटी का, एक टॉपिक है हिस्ट्री, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 से 32, लगभग 35 तक चले जाते हैं, 35 तक टॉपिक चले जाते हैं। इसमें कौन कौन सा पार्ट है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, और एक पार्ट और है बिहार। 30 में से 12 क्वेश्चन तो यहीं से रहेंगे,
12 क्वेश्चन मॉडर्न से रहता है, 12 से 15 तक चला जाता है ये तो। क्लियर, इस पर फोकस कर जाइए। इसमें भी सब पार्ट नहीं पढ़ने। दक्षिण भारत से एक क्वेश्चन चोल पढ़ लीजिए, राष्ट्रकूट पढ़ लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाने। तो स्ट्रेटजी अगर आपके पास है कि हम कितना छोड़ दें, इंपॉर्टेंट है कितना छोड़ दें, इंपॉर्टेंट ये नहीं कितना पढ़ लें। ठीक है, तो जो आप छोड़ते चले जाइएगा वो पीटी में निकलता चला जाएगा। ठीक है, अन्यथा आप पढ़ते ही रह जाएंगे और टाइम आपका किल हो जाएगा। जब घटना चक्र आप पढ़ते हैं, जैसे जो पीटी वाले हैं जो घटना चक्र, तो घटना चक्र इस तरीके से मत पढ़ लीजिएगा कि ए का आंसर, जब सेट बनाते तो एक का आंसर ए, 2 का आंसर बी, 3 का आंसर सी। नथिंग पढ़ने का तरीका है। क्लियर, ये तो सेट बना रहे हैं आप, और सेट भी बनाने का गलत तरीका है। अगर ऑप्शन 1 2 3 4 है तो 1 क्यों है? ऑप्शन 2 3 4 किससे संबंधित है, क्यों नहीं? इससे आपको एक क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो ही रहा है और 3 और सॉल्व हो रहे हैं। इससे जो डायमेंशंस निकलेगा ना, वो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व, रिवीजन होता है, रिवीजन हो जाएगा। तो इससे पूछे गए सवाल अगले सवालों से जुड़ जाता है जाकर के। क्लियर, और तब जाकर के आपकी तैयारी हो पाती है। और पीटी निकालने के लिए मैंने आपको एक टॉपिक भी दिया था, अधिकतर टॉपिक बना जाइएगा उसका, तो 30 क्वेश्चंस तो उससे बाहर, 30 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं उस टॉपिक से। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड पूछता है 30 क्वेश्चन। और आज तक अपने इतिहास में, बीपीएससी इतिहास में ये पूछा है, प्रत्येक एग्जाम से पूछा है। क्लियर, तो इसीलिए जब पढ़िएगा ना तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पढ़ा कैसे जाए। और याद रखिएगा, अब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, अब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले ऑप्शनल आपका बेहतरीन चुनिएगा, अन्यथा वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऑप्शनल अगर आपका कहीं गड़बड़ हुआ बंधु, तो एक तो 300 गया ही, मतलब आप सिलेक्शन प्रक्रिया से सीधे बाहर चले गए। जिंदगी फिर करते रहिए, फिर अगले, इसलिए बार बार आप सुनते होंगे कि हमने इस बार बदल देंगे, इस बार नहीं हुआ इस बार बदल देंगे। सुनते होंगे ना कि इस बार ऑप्शनल नहीं हुआ अगली बार। जैसे उन्होंने फाउंडेशन है तो उन्होंने हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री की तैयारी फाउंडेशन से शुरू कर दो, ऑप्शन बदलने की समस्या से झंझट ही खत्म। क्लियर, किसी का ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को फाउंडेशन अगर जिसने ग्रेजुएशन में रखा है, ग्रेजुएशन से ही ज्योग्राफी को बांट लो, समस्या ही खत्म। और जिसने नहीं रखा है, जो ग्रेजुएशन करके बाद आए हैं, ऑप्शनल भैया सबसे मेन कड़ी है ऑप्शनल। 190 200 तक ऑप्शनल में उठते हैं अगर अच्छी पकड़ है तो। और याद रखिएगा, ऑप्शनल लिखने के लिए एक क्वेश्चन लगभग 550 से 600 शब्द, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 शब्द ही एवरेज मान लेते हैं, 550 मत, जितना मानना है मान लीजिए। तो 6 क्वेश्चन लगभग 3500 से 3600 वर्ड, 3600 वर्ड्स में 3 घंटे में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इसलिए प्रैक्टिस अभी से चलती चली जाती है। क्लियर, और अभी से अगर प्रैक्टिस होगी तो, इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम आफ्टर पीटी के बाद, पीटी साथ साथ उसका तो घटना चक्र पढ़ ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं, करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस कर लीजिएगा। क्लियर, तरीका तो यही है पढ़ने का। बाकी आप लोगों ने क्या तरीका अपनाया है वो आप लोग बेहतर, आज नहीं समझ में आए, फैकल्टी किस लिए, टीचर किस लिए? पैसा दे रहे हो ना, टीचर किस लिए? टीचर के पास जाओ, कांटेक्ट, किसी के दबाव में आकर के मत लेना ऑप्शनल।
ये बहुत बड़ी गलती, कई बार हम देखे हैं बगल वाला जा रहा, ओह चल ना ये वाली ऑप्शनल चल रहा है इस बार। बहुत बार तो इस बार क्या हुआ है कि 200 ये फर्स्ट रैंकर है जो मैथ का है, और कुछ किसी का मैथ बहुत कुछ कुछ अच्छा है, तो मैथ की तरफ झुकाव हो गया है, मैथ की तरफ झुकाव हुआ है। अब हम कुछ अच्छा, कुछ ही अच्छा है ना, बहुत अच्छा तो कहानी खत्म। कोई कितना भी बोलता रहे, चाहे मैं ही क्यों ना बोलूं, यही लो, पहले अपने आप की सुनना कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, पहला उसमें जीएस में भूमिका है या नहीं है, उसका मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, और उसका फैकल्टी अवेलेबल है या नहीं है। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट शर्त होता है। बाकी कौन सा सिलेबस छोटा है, सब में 6 ही क्वेश्चंस लिखना है, ये तो कंफर्म्ड हो। ऑप्शन में 6 ही क्वेश्चंस लिखना है, तो सिलेबस छोटा और बड़ा से मतलब क्या, कोई मतलब नहीं है सिलेबस छोटा और बड़ा होने से। कोई कहते हैं ना कि हम फिलॉसफी ले रहे हैं, फिलॉसफी का सिलेबस छोटा है, उसमें भी 6 ही लिखना है, हिस्ट्री में भी 6 ही लिखना है, ज्योग्राफी में भी 6 लिखना है, पॉलिटिकल साइंस में भी 6 ही लिखना है। तो छोटा बड़ा का तो कोई तर्क ही, मुझे तो मेरे सर में तो नहीं पड़ता इसका तर्क। क्लियर? इसलिए अब तो आप फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, कल से हो गया है। फॉर्म फिलअप करने से पहले रात भर अपने आपको टाइम देना कि हम क्या ऑप्शनल चूज करें, क्योंकि एक बार गड़बड़ाया तो आपका साल खत्म, साल खत्म। अब फिर अगले साल 10 दिन रुक जाओ ना, कौन सा भागा जा रहा है, कौन सा भागा जा रहा है? मेरे ख्याल से 5 नवंबर तक है, हा? सब परीक्षा उसमें भी साथ होगा, तब भी साथ होगा, रिजल्ट भी साथ में ही आना है, एग्जाम भी आपको एक ही साथ देना है। अपने आप को टाइम देना, इसके लिए टाइम देने से पहले क्या करना, सिलेबस ले लेना, सिलेबस उठाना, ठीक है? सिलेबस जब उठाओगे ना, बीपीएससी जो भी, क्योंकि बीपीएससी भर रहे हो, सिलेबस जो 4-5 टॉपिक, 4-5 सब्जेक्ट चुन लो, हम यही 4-5 में से एक सिलेक्ट करना है। सब तो सिलेक्ट करोगे नहीं, एक ही ना सिलेक्ट, और 4-5 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ले लेना। सबसे आसान तरीका है ऑप्शनल चूज करने का, ठीक है? अगर आपने ज्योग्राफी सोच लिया तो ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर का ले लो, इकोनॉमिक्स सोच लिया इकोनॉमिक्स का ले लो, हिस्ट्री सोच लिया हिस्ट्री का ले लो, ठीक है? फिर आपने पॉलिटिकल साइंस सोच लिया पॉलिटिकल साइंस का ले लो, फिलॉसफी सोच लिया 4-5 का ले लो। नहीं, अगर है उसमें ऑप्शनल है तो नहीं है, तो नहीं है, जो बंद ही बंधाई है। अब बीपीएससी में तो इतना राजा है यार, बीपीएससी में सब राजा है, अपनी इच्छा से चुनते हैं ऑप्शनल, कोई बोलने वाला है ऑप्शनल चुनते समय, ठीक है? अपनी इच्छा से है जो 6 ही क्वेश्चंस लिखते हैं, लगभग 12 क्वेश्चंस रहता है ऑप्शनल में, 8, 10 या 12, उसमें से 6 ही लिखना, अपनी मर्जी के मालिक है, जो मना है जो लिखे, जो अच्छा हमारे पकड़ है उस पर लिखे। ऑप्शनल लेने से पहले ये सर्च कर लेना, और तब जाकर के 10 दिन रुक जाओ, सोच लो, विचार लो, और फिर तब तक घटना चक्र हो गया। क्या? हाँ, अगर मैं बताऊं, देखो मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस,